स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आज हमारा लेक्चर नंबर 7 ऑन द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो डिस्कस कर लेते हैं हमने लेक्चर नंबर 6 में क्या क्या पढ़ा था हमने लेक्चर नंबर 6 में। लेक्चर नंबर 6 में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड रेजिस्टर्स इन पैरेलल, राइट। हमने सीरीज कनेक्शन देखा था, हमने पैरेलल कनेक्शन देखा था। अगर आपको सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टर्स मेजर करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो क्या फॉर्मूला मिला था हमें? यस, RS इज इक्वल्स टू R1 R2 R3। मतलब जितने भी रेजिस्टर्स आपकी सीरीज में कनेक्टेड है उन सबको सिंपली आपको ऐड कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स। बट कंडीशन इज व्हेन आपके रेजिस्टर्स किस में कनेक्टेड होने चाहिए? सीरीज में। ओके, अब आते हैं पैरेलल की तरफ। पैरेलल में क्या है आपके, अगर 3 रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे? 1/Rp इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, राइट। तो ये फॉर्मूले हमें पिछले लेक्चर में मिले थे। इसी के साथ साथ हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी पढ़ लिए थे सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन के, राइट। तो आज हम शुरुआत करेंगे हमारे लेक्चर की विद द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट्स। ओके, 2 न्यूमेरिकल हम देखेंगे, एक सीरीज कनेक्शन पे, एक पैरेलल कनेक्शन पे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद हम चैप्टर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जाएंगे और उस टॉपिक का नाम क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपकी रोज की जिंदगी में जो जो इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस यूज करते हो उनमें से कुछ अप्लायंसेस में कौन सा इफेक्ट यूज होता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो वो कैसे यूज होता है, ये इफेक्ट क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। बट पहले हम न्यूमेरिकल्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर और हमारा पहला क्वेश्चन हम लेते हैं बेस्ड ऑन द कांसेप्ट्स ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड रेजिस्टर्स इन पैरेलल। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज। ओके, मैं आपके लिए क्वेश्चन दिख रही हूँ यहाँ पे। एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ohms and a conductor of 4 ohm resistance are connected to a 6-volt battery। देखो, हम पहले क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन समझा के दूंगी हमेशा की तरह, ठीक है। सो कैलकुलेट, क्या क्या कैलकुलेट करना है हमें? ए पार्ट में बोला गया है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। क्या पता करना है हमें? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। सेकेंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है, बी पार्ट में, द करंट थ्रू द सर्किट। क्या पता करना है हमें? करंट through the circuit। एंड हमारा थर्ड पार्ट है दैट इज सी पार्ट। सी पार्ट में आपको क्या कैलकुलेट करना है? द पोटेंशियल differences across electric lamp and conductor। potential differences across इलेक्ट्रिक लैम्प एंड क्या बोला है उन्होंने? एंड कंडक्टर। देखो, क्वेश्चन में है एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस ऑफ इज 20 ohms एंड द कंडक्टर ऑफ 4 ohms रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू 6-volt बैटरी। कैलकुलेट, ए पार्ट दिया टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, बी पार्ट करंट थ्रू द सर्किट, सी पार्ट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड द कंडक्टर। इसी के साथ साथ हमें डायग्राम भी गिवन है, ठीक है। तो डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में हमें ये एक रेजिस्टेंस, ओके मैं अच्छे से बना लेती हूँ, थोड़ा टेढ़ा हो गया है। तो इस तरीके से कुछ हमें डायग्राम दी गई है। ये इस तरीके से क्या है, ये किसका सिंबल है? यस, रेजिस्टेंस का सिंबल है, सिखाया था ना। उसके बाद है यहाँ पे एक लैम्प। ओके, लैम्प और बल्ब एक ही चीज़ है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये किससे कनेक्टेड है? इसमें की दी गई है हमें यहाँ पे, ठीक है। ये भी सिंबल आपको सिखाया था, की के साथ साथ
यहाँ पे एमीटर दिया गया है, ओके, एंड यहाँ पे बैटरी है कुछ इस तरीके से। तो ये प्लस है, ये माइनस है। तो कैसे होगा, करंट किससे फ्लो होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो मतलब करंट की डायरेक्शन इस तरीके से रहेगी, पॉजिटिव से जा रहा है, यहाँ से गया ये कंडक्टर, यहाँ पे लैम्प, फिर यहाँ पे, फिर नेगेटिव यहाँ पे और यहाँ पे। तो एमीटर में प्लस कहाँ से आएगा, देखो पहले कौन से साइड में करंट पहुंच रहा है, इस साइड में, तो यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, ओके। तो इस तरीके से आपको एमीटर की भी जो पोलैरिटीज है वो डिसाइड कर सकते हो आप खुद से। क्वेश्चन में अगर दिया है तो ठीक ही है, वेल एंड गुड, बट अदरवाइज आप भी डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि देखो करंट उसके इस साइड से उसको टच कर रहा है, तो जिस साइड से करंट टच करेगा एमीटर को वो साइड हो जाएगी पॉजिटिव पोलैरिटी, ओके। तो ये फिगर गिवन है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ohms, मतलब ये जो हमें बल्ब दिया है, यहाँ पे जो बल्ब दिया है, या बल्ब या लैम्प दोनों की चीजें, ये बल्ब का रेजिस्टेंस उन्होंने क्या बोला है, 20 ohms है, एंड कंडक्टर ऑफ 4 ohms रेजिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे बोलते समय उन्होंने कंडक्टर तो बोला है, बट कंडक्टर की वैल्यू किस में दी है, ओम्स में, और ओम किसका यूनिट होता है, यस रजिस्टर का। तो यहाँ पे किसकी बात चल रही है, ये रजिस्टर की, इसकी वैल्यू कितनी है, 4 ohms, ओके। उसके बाद क्वेश्चन में आगे बोला गया, कैलकुलेट रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी। तो हमारी बैटरी की वैल्यू उन्होंने क्या दी है, 6 वोल्ट। अब वोल्ट का यूनिट क्या होता है, सॉरी वोल्ट किसका यूनिट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ही वोल्टेज होता है, और वोल्टेज को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, V से। तो ये किसकी वैल्यू दी गई है हमें, V की वैल्यू, दैट इज V की वैल्यू इज इक्वल टू 6 वोल्ट, ओके। नाउ दे आर आस्किंग टू कैलकुलेट पार्ट ए, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, मतलब हमें रेजिस्टेंस पता करना है। देन उसके बाद करंट थ्रू द सर्किट, करंट कैसे फ्लो हो रहा है, टोटल करंट की वैल्यू पता करनी है। और थर्ड पार्ट में हमें पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V की वैल्यू पता करनी है, लैम्प के लिए और कंडक्टर के लिए। अब देखो क्वेश्चन में लैम्प और कंडक्टर के लिए V की वैल्यू अलग अलग क्यों पता करने बोली है, क्योंकि अगर आप आपका जो डायग्राम है वो ठीक से देखोगे तो ये जो रजिस्टर है और ये जो लैम्प है वो दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, मतलब ये क्या हो गया है, सीरीज कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन। और सीरीज कनेक्शन में हमने पढ़ा था कि करंट जो है वो सेम रहता है, बट आपका जो वोल्टेज रहता है वो वैरी होता है, दिस वोल्टेज वैरीज। इसीलिए ये रजिस्टर के लिए वोल्टेज अलग रहेगा और इस लैम्प के लिए वोल्टेज अलग रहेगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, हमारा फर्स्ट पार्ट बोला है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, मतलब हमें R की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो हमें पहले रजिस्टर के लिए ये जो कंडक्टर है, हमें क्या क्या डेटा गिवन है हम वो लिख लेते हैं। गिवन में क्या क्या है, ये कंडक्टर बोल दो या रजिस्टर लिखा आपने डायरेक्ट तो भी चलेगा, और दूसरा क्या है हमारा लैम्प है, ठीक है। तो कंडक्टर के लिए क्या दिया है, कंडक्टर लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ohms, ठीक है। तो हमारा लैम्प का रेजिस्टेंस क्या है, 20 ohms, तो इसे R2 से डिनोट कर देते हैं, ये है 20 ohms। और क्या दिया है हमें, कंडक्टर ऑफ 4 ohms, तो मतलब हमें रेजिस्टर की वैल्यू दी है, तो लेट से ये R1 है, तो ये 4 ohms हो गया है, ठीक है। इसके अलावा हमें बैटरी दैट इज कैपिटल V, मतलब टोटल वोल्टेज हमें दिया है, ठीक है। टोटल वोल्टेज की वैल्यू, ये V की जो वैल्यू दी है, ये क्या दी है हमें, 6 ohms दी है, सॉरी 6 वोल्ट, यस 6 वोल्ट दी है हमें। तो ये 6 वोल्ट जो है वो टोटल वोल्टेज की वैल्यू दी है, टोटल वोल्टेज इज इक्वल्स टू 6 वोल्ट, ओके। तो हमें बाद में सी पार्ट में कंडक्टर के लिए वोल्टेज अलग से पता करना है और लैम्प के लिए अलग से पता करना है, ठीक है। V1 और V2 की वैल्यू पता करनी है। तो अभी पहले हम ए पार्ट कर लेते हैं। ए पार्ट में हमें टोटल रेजिस्टेंस पूछा गया है, तो हमारे पास रजिस्टर, ये जो रजिस्टर है उसके अक्रॉस का रेजिस्टेंस है, लैम्प के अक्रॉस का रेजिस्टेंस है, और हम देख सकते हैं कि ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो जब भी सीरीज में कनेक्टेड होते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे पता करते हैं, RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो R1 की वैल्यू क्या दी गई है हमें, 4 ohms, क्योंकि हमने कंडक्टर की वैल्यू R1 की वैल्यू कंडक्टर के लिए R1 कंसीडर किया है, और लैम्प के लिए R2 है, तो लैम्प की वैल्यू क्या दी है हमें, 20 ohms, राइट। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20
ओम्स। तो हमारा टोटल आंसर क्या आ जाएगा 24 ओम्स। मतलब आपकी टोटल रेजिस्टेंस थ्रू आउट द सर्किट इज इक्वल टू 24 ohms। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ गिवन सर्किट कितना है 24 ohms। हमें रजिस्टर के लिए अलग से वैल्यू दी गई थी, लैम्प के लिए अलग से दी गई थी और हमें पूछा था टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का। तो हमने टोटल, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है इसलिए हमने डायरेक्ट ऐड कर दिया। अगर पैरेलल होते तो क्या करते 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, अब ये हमारा ए पार्ट हो गया है, ये ए पार्ट हो गया। अब चलते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में क्या बोला गया है हमें, बी पार्ट बोल रहा है करंट थ्रू द सर्किट। मतलब देखो हमारे पास टोटल वोल्टेज है, हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस भी है। टोटल रेजिस्टेंस कितना आया है हमारा 24 ओम्स और हमारा टोटल वोल्टेज कितना दिया गया है, देखो टोटल वोल्टेज हमारा 6 वोल्ट दिया है, राइट। तो यहाँ पे टोटल वोल्टेज 6 वोल्ट है। हमें पूछ रहे करंट कितना रहेगा। अब करंट तो दो हिस्सों में नहीं बटेगा क्योंकि सीरीज कनेक्शन में क्या होता है करंट सेम होता है। तो इसीलिए यहाँ पे आई की वैल्यू डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं बाय दी ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है हमारा V इज इक्वल टू आई आर। अब हमें I की वैल्यू पता करनी है तो हम लिख सकते हैं V बाय आर। तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे लिख देती हूँ I इज इक्वल टू V की वैल्यू क्या है 6 और R की वैल्यू क्या है 24। तो आंसर क्या आ जाएगा ये 1 एंड दिस इज 4। सो I आपका आएगा यहाँ पे 0.25 एंड यूनिट रहेगा हमारा एम्पियर क्योंकि करंट है। आंसर चेक कर लेते एक बार। यस, सो हमारा आई की वैल्यू क्या है 0.25 एम्पियर। ओके, नाउ चलते हैं सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट में बोला गया पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड द कंडक्टर। अब इलेक्ट्रिक लैम्प और कंडक्टर के लिए अलग से हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। सो लेट V1 बी द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर कंडक्टर having रेजिस्टेंस। कितना है रेजिस्टेंस उसका दैट इज R1। R1 की वैल्यू कितनी है, R1 इज इक्वल्स टू हमारी है 4 ओम्स। और करंट क्या रहेगा, करंट तो सेम ही रहता है इसीलिए I इज इक्वल्स टू क्या रहेगा 0.25 एम्पियर। तो V1 कैसे निकालोगे, अगेन ओम्स लॉ अप्लाई कर दो। ओम्स लॉ लगाओगे तो V इज इक्वल्स टू IR होता है। तो यहाँ पे V1 इज इक्वल्स टू I R1 होगा। तो V1 की वैल्यू तो हमें पता नहीं है इसलिए V1 वैसे ही लिखो। I की वैल्यू हमें पता है दैट इज 0.25 और हमें R1 की वैल्यू पता है दैट इज 4, राइट। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ 25/100 मल्टीप्लाइड बाय 4, इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब देखो ये 2 से कट हो रहा है, ये 2 से यहाँ पे 50, अगेन 2 से कट हो रहा है 1 और यहाँ पे आ जाएगा 25 से 25 कट, मतलब V1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1 वोल्ट, राइट। सो V1 की वैल्यू क्या आती है आपकी 1 वोल्ट। तो रेजिस्टेंस वोल्टेज और यू कैन से अ पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज एक ही है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर कितना आया हमारा, कंडक्टर इज V1 इज इक्वल टू 1 वोल्ट। ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये कैपिटल V निकाल सकते हो आप और दूसरा वाला स्मॉल v, इसे स्मॉल v रखो, इसे कैपिटल V। ठीक है, ये वोल्टेज दिखा रहा है और ये वोल्ट दिखा रहा है दैट इज यूनिट। सो हमारे V1 की वैल्यू क्या आई है यहाँ पे 1 वोल्ट। सेम हम अभी किसके लिए कर लेंगे, हमारे इलेक्ट्रिक लैम्प के लिए। तो इलेक्ट्रिक लैम्प के लिए क्या दिया है V2। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस V2 कंसीडर कर लेते फॉर R2 एंड I। ओके, ये सब किसके लिए है, लैम्प के लिए। तो हमारे V2 की वैल्यू अगर पता करनी है तो ओम्स लॉ से ही पता करेंगे। हमारा ओम्स लॉ क्या है, बार बार यहाँ पे ओम्स लॉ लिख के दे रही हूँ क्योंकि आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, आपको ये लेक्चर इतने अच्छे से देखना है, दिल से देखोगे दिल से फिजिक्स समझ में आएगा। ठीक है, ताकि आपको ये फिर से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। इतने अच्छे से देखो, फोकस माइंड से देखो कि यहीं पे सब कुछ लर्न हो जाना चाहिए। तो ओम्स लॉ क्या है हमारा V इज इक्वल्स टू IR। ओके, सो अब हमें V2 पता करना है तो क्या आ जाएगा, इसलिए I और R2। तो हमारे I की वैल्यू है 0.25 और हमारे R2 की वैल्यू है
R2 की वैल्यू क्या है हमारे 20 ohms। सो R2 हमारा 20 है, तो हम इसी को कैसे लिख सकते हैं 25/100 मल्टीप्लाइड बाय 20। 1 0 will get cancelled, 2 will get cancelled, here is 5 1 and here is 5। सो हमारी वैल्यू क्या आ गई V2 की 5 वोल्ट, राइट। तो V2 की वैल्यू क्या है 5 वोल्ट। सो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस across the lamp is nothing but 5 वोल्ट। ओके, ये 5 है, 5 वोल्ट। सो ये था हमारा न्यूमेरिकल सीरीज कनेक्शन पे। अब हम किस पे देखेंगे, पैरेलल कनेक्शन पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो ठीक है, पैरेलल कनेक्शन का न्यूमेरिकल क्या है हमारा, पैरेलल कनेक्शन के लिए हम न्यूमेरिकल को लिख लेते हैं। उसमें क्वेश्चन में बोला गया है इन अ सर्किट डायग्राम गिवन, मतलब हमें सर्किट डायग्राम गिवन है। सपोज रेजिस्टर्स R1 R2, पूरा क्वेश्चन लिख दो आपके लिए, पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं। क्या है, इन सर्किट डायग्राम गिवन, मतलब एक सर्किट डायग्राम गिवन है। सपोज रेजिस्टर्स R1 R2 and R3 okay have values 5 ohms, 10 ohm and 30 ohm respectively. Then okay, so here it is given as respectively which have been connected to a battery of 12 volt, to battery of 12 वोल्ट। एक बैटरी है जिसकी वैल्यू क्या दी गई है 12 वोल्ट। तो हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, देखते हैं। ए पार्ट में क्या बोला गया है, द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर्स, द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। उसके बाद बी पार्ट में क्या बोला गया है, हमें टोटल करंट इन द सर्किट। बी पार्ट टोटल करंट पता करना है हमें, यहाँ पे टोटल करंट। एंड सी पार्ट में आपको टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, सी पार्ट में हमें क्या पता करना है, टोटल रेजिस्टेंस। और डायग्राम हम बना लेते हैं। डायग्राम हमें पैरेलल कनेक्शन में दिख पड़ेगी। देखो कुछ इस तरीके से आपको डायग्राम दी गई है। यहाँ पे एक रजिस्टर है, यहाँ पे दूसरा रजिस्टर, यहाँ पे तीसरा रजिस्टर। ये तीनों आपको डायग्राम देख के ही पता चल रहा है कि ये क्या है, पैरेलल कनेक्शन है, क्योंकि इन तीनों के कॉमन पॉइंट से कनेक्शन किए। देखो ये तीनों रजिस्टर का ये स्टार्टिंग पॉइंट एक ही एंड पे कनेक्टेड है और एंड पॉइंट भी कनेक्टेड है। इसके साथ साथ इसके अक्रॉस हमारा वोल्ट मीटर लगा है। हमने बताया था वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है। तो देखो पैरेलल कनेक्शन आप समझ सकते हो, क्योंकि वोल्ट मीटर के भी टर्मिनल्स उसी पॉइंट पे जाके अटैच हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पैरेलल कनेक्शन। यहाँ पे हमें बैटरी दी गई है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ पे की दी गई है जो क्लोज्ड है, एंड यहाँ पे एमीटर भी है माइनस प्लस। अब देखो आप एमीटर की पोलैरिटी से भी आई बता सकते हो। यहाँ पे प्लस पहले पूछ रहा है, मतलब आई की डायरेक्शन कुछ ऐसी है, मतलब आई इस तरीके से है, राइट। देखो पॉजिटिव से नेगेटिव हमारा आई जा रहा है, बट अभी आई यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ तक आई है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, I1, यहाँ पे I2, यहाँ पे I3 फॉर रेजिस्टेंस R1, R2, R3। ओके, जैसे आपने वो कोई मूवी में देखा होगा ना, आधे उधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी के बच्चे में मेरे साथ आ जाओ, वैसे ये करंट करता है। आधों को इस डायरेक्शन में भेज देता है, आधों को इस डायरेक्शन में, बाकी बच्चे को साथ में लेके जाता है। बताना ये कौन से मूवी का डायलॉग है। ओके, सो पढ़ते हमारे न्यूमेरिकल की तरफ। हमारे ए पार्ट में बोला गया है द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, मतलब हमें I1, I2, I3 की वैल्यू पता करनी है फॉर R1, R2, R3। तो पहले हम क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। देखो R1, R2, R3 की वैल्यू गिवन है 5, 10 और 30, और एक वोल्टेज दैट इज टोटल वोल्टेज हमें गिवन है। गिवन डेटा क्या क्या है हमारे पास,
R1 है हमारा 5, R2 है हमारा 10 एंड R3 है हमारा 30. Am I right? Yes, I am always right. So here put the units R1 ohms and here is ohms और हमें वोल्टेज दिया है that is 12 वोल्ट. अब देखो पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन के लिए करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा या वेरी होगा? अभी बताया ना, आधे उधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी बच्चे मेरे साथ आओ, मतलब करंट वेरीज हो रहा है, करंट वेरीज. अगर करंट वेरी हो रहा है तो हमारा वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा. तो हमारे वोल्टेज की वैल्यू कितनी रहेगी, 12 वोल्ट की रहेगी. अब हम पता करते हैं I1, I2, I3 फॉर R1, R2, R3. ओके, सो हियर I1, ओके यहाँ पे भी ओम्स लॉ लिख दो, आपको फॉर्मूला लिखना जरूरी है. ओम्स लॉ क्या होता है हमारा, ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल्स टू आई आर. तो अगर आप I के टर्म्स में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, V बाय R. तो ये I1 इज इक्वल्स टू V अपॉन R1 आ जाएगा, I2 इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा V अपॉन R2 और I3 इज इक्वल्स टू आ जाएगा V अपॉन R3. तो वैल्यूज पुट कर देंगे. I1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 12 बाय 5, I2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 12 बाय 10 और I3 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 12 बाय 30 क्योंकि R3 की वैल्यू तो यहाँ पे 12 बाय 30. अब देखो यहाँ पे हमें कैंसिल आउट करना है, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे 2 एंड 4. I1 की वैल्यू आ जाएंगे आपके 2.4 एम्पियर. I2 की वैल्यू पता करते हैं हमारी, ये तो सिंपल है. I2 क्या आ जाएगा हमारा, I2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा 1.2 एम्पियर और I3 की वैल्यू आएगी हमारी, 3 से कट हो रहा है, 3 4 ज़ा 12 और 3 10 ज़ा, तो ये भी क्या आ जाएगा 0.4 एम्पियर. राइट, सो अब ये हो गया हमारा I1, I2, I3 फॉर R1, R2, R3 के लिए. अब हमें बी पार्ट में, ये ए पार्ट हुआ, बी पार्ट में बोला गया है टोटल करंट पता करो. बी पार्ट में हमें क्या बोला है, टोटल करंट. तो सिंपली हमें क्या कर देना है, ऐड ऑन कर देना है. टोटल करंट कैसे होगा, I1, I2, I3. अब किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है यहाँ पे कि मैम ये तो पैरेलल कनेक्शन है तो 1/I1, 1/I2 प्लस 1/I3 क्यों नहीं लिया? याद करो, वो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए है, हमने वो रेजिस्टेंस के लिए निकाला है. टोटल करंट आपको सिंपली ऐड करना है. सीरीज कनेक्शन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3. मैं लिख देती हूँ यहाँ पे. सीरीज के लिए क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज RS क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका R1 प्लस R2 प्लस R3. और पैरेलल के लिए क्या है आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. तो ये तो हम करंट पता कर रहे हैं, इसीलिए करंट हम नॉर्मली पता कर रहे हैं. ठीक है, अब इतना तो आप होशियार बन ही गए होंगे. राइट, सो टोटल करंट क्या है हमारा यहाँ पे, I1, I2, I3 की वैल्यूज पुट कर दो. I1 की वैल्यू क्या है 2.4, 1.2 एंड 0.4. सो I1 की वैल्यू है हमारे 2.4, यहाँ पे ये हो गया 2.4. I2 की वैल्यू है 1.2 और I3 की वैल्यू है हमारे 0.4. सो सिंपली आपको क्या करना है, ऐड ऑन करते जाना है. ये 4 प्लस 4 8 प्लस 2 0 एंड कैरी 1, 2 प्लस 1 3 4. सो यहाँ पे क्या आ गया 4, दैट इज 4 एम्पियर. चेक कर लेंगे एक बार हमारा आंसर सही है कि नहीं. यस, करेक्ट है. करंट की वैल्यू, टोटल करंट हमारा 4.0 मतलब 4 एम्पियर है. सो टोटल करंट इज 4 एम्पियर. ओके, तो ये बी पार्ट हो गया. अब सी पार्ट में क्या बोला गया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. टोटल रेजिस्टेंस पता करना है हमें. अगर टोटल रेजिस्टेंस पता करना है दैट मीन्स आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है. और एज दिस इज अ पैरेलल कनेक्शन तो क्या फॉर्मूला आएगा हमारा, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है. RP, R1 की वैल्यू क्या है हमारी 5 ओम्स प्लस R2 की वैल्यू है हमारी 10 और R3 की वैल्यू है हमारी 30. तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 1/RP कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे
देखो आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा तभी तो ऐड होगा। सो यहाँ पे हम देखते हैं क्या हो सकता है। यहाँ पे 5 के टेबल में 30 कब आता है, 6 ना। सो यहाँ पे ये 30 हो गया, प्लस 10 के टेबल में 30 कब आएगा, 3 से। सो ये 3 एंड यहाँ पे 30 और ये तो 30 है ही, तो ये 1/RP। अब हम ऐड कर सकते हैं तीनों को क्योंकि अभी क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, दैट इज 30। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 10/30, तो ये कट हो गया। तो 1/RP की वैल्यू हमारी क्या आई, 1/3। तो मतलब हमारी RP की वैल्यू क्या आई, 3। तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना आया है, 3 ओम्स। ओके, सो आई होप आपको न्यूमेरिकल्स समझ में आया है। तो अब ये तो हुआ सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बेस्ड न्यूमेरिकल्स। अब हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपने इसके पहले भी ये शायद सुना होगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नहीं सुना है तो क्या आपने, एक बात बताओ, आपने प्रेस देखी है, ब्रेड टोस्टर देखा है, अवन देखा है, अवन जिसमें चॉकलेट केक बनता है, उसके बाद और केटल, इलेक्ट्रिक केटल, चाय बनाने की केटल आती है जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है। ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, राइट। तो ये सारी चीज़ें किस पे चलती है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। तो हम देखते हैं क्या होता है ऐसा कि इलेक्ट्रिसिटी से हमारी चाय उबल जाती है, या इलेक्ट्रिसिटी से हमारे कपड़े प्रेस हो जाते हैं, या ब्रेड हमारी रोस्ट होके आ जाती है। ऐसा क्या होता है हीटिंग इफेक्ट में। तो हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है, देखो लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, इस एग्जांपल से आपको ये जो इफेक्ट है समझ में आ जाएगा। एक लड़का है, ठीक है, आपका दोस्त है, दौड़ते हुए आ रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ से आप हो, ठीक है, जो उसे रोकने के लिए खड़े हो, नहीं रुक जा भाई, ठीक है, आप उसे रोकने के लिए खड़े हो, यहाँ पे आप बोल रहे हो रुक जा भाई। तो अब ये दौड़ते हुए आ रहा है आपकी तरफ और आप इसे रोक रहे हो, तो क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और आप इस डायरेक्शन में लगाओगे। मतलब ये इधर से दौड़ते हुए आया और आप इधर से इसको, ये आप खड़े हो और ये इधर से दौड़ते हुए आया और यहाँ पे आके आपने उसको रोक दिया, तो क्या होगा, आपकी ताकत यूज हो रही है, वो भी अपनी ताकत यूज कर रहे हैं, आप भी अपनी ताकत यूज कर रहे हो। वो आपको इस तरफ धक्का देने की कोशिश कर रहा है और आप उसे रोकने की कोशिश कर रहे हो। ये जो हाथ है मेरा, ये वाला, ये आप हो जो उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, और ये जो हाथ है ये इधर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये हाथ इधर जाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए ये हाथ भी काम कर रहा है कुछ ना कुछ मेरा, और ये रोकने के लिए है, मतलब मेरे दोनों हाथ काम कर रहे हैं। तो अगर दोनों हाथ काम कर रहे हैं मतलब वर्क परफॉर्म हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे हीट जनरेट होगी, राइट। हम जब काम करते थक जाते हैं ना, हम जब दौड़ते हैं थक जाते हैं, हमारी सांसें फूलने लगती है, ऐसे बॉडी से मतलब क्या बोल सकते हैं, भाप निकलने वाली फीलिंग आती है, ऐसा लगता है कि हाँ गरम गरम भाप बाहर निकल रही है। ये सब आपने फील किया होगा ना। तो वही सेम कंसेप्ट आपको यहाँ पे लगाना है। क्या है, मान लो कि ये कौन है, करंट है, ठीक है, और आप कहाँ पे हो, वायर के अंदर हो, ये करंट है, ये आपका हो गया वायर, ठीक है। कैसा वायर है, जिसका हाई रेजिस्टेंस है। हाई रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस कौन है यहाँ पे, आप हो, आप क्या हो, रजिस्टर हो, ठीक है। तो रजिस्टर का काम क्या होता है, रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करना, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को रोकने की कोशिश करता है। तो आप रुक जा भाई बोल रहे हो ना, मतलब आप क्या कर रहे हो, करंट को रोकने की कोशिश कर रहे हो। क्यों, क्योंकि आप नहीं चाहते कि करंट वायर में से फ्लो हो, ठीक है, कंडक्टर में से फ्लो हो। अब आपकी ताकत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस है, ओके। सो ये जो है करंट इधर जाने की कोशिश कर रहा है और आप उसे रोकने की कोशिश कर रहे हो। तो दोनों जब पास में करंट फ्लो होने की कोशिश करेगा और रेजिस्टेंस उसको रोकने की कोशिश करेगा, तो ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या जनरेट करेगा, ये गर्म हो जाएगा, ये गुस्से में आ जाएगा, क्योंकि आपके पास पावर ज़्यादा है ना। तो आप थोड़ा सा रौब दिखाओगे ना कि नहीं भाई मैंने बोल दिया है तो तू कैसे जा सकता है, बोल सकते हो ना आप ऐसा कि रुक जा भाई। तो क्या होगा, आप पावर दिखाने की कोशिश करोगे, आप थोड़ा हाई हो जाओगे। तो वैसे ही सेम रजिस्टर हाई रेजिस्टेंस है यहाँ पे,
तो हाई रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है, और जैसे ही वो हॉट हो गया वो क्या जनरेट कर देता है, हीट एनर्जी। और ये सारी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझा? अब हम थोड़ा सा थ्योरी पार्ट देख लेते हैं इसका, जो मैं बोल रही हूँ। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ वायर लिखेंगे नहीं, कैसा वायर है वो, हाई रेजिस्टेंस वाला वायर है, तो इसीलिए व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर विल, दैट इज द रेजिस्टेंस वायर, यहाँ पे सिर्फ वायर नहीं लिखना है, क्या लिखना है, रेजिस्टेंस वायर विल बिकम हॉट। गर्म हो जाओगे ना आप उसको रोकने की, करंट फ्लो होने की कोशिश कर रहे हो, आप उसको रोकने की कोशिश कर रहा है रेजिस्टेंस, तो वो क्या हो गया, हॉट हो गया, विल बिकम हॉट एंड जनरेट्स हीट। तो ये क्या जनरेट कर देगा, एंड जनरेट्स हीट। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो हीट है उसको हमें यूज में लाना है, तो वो कैसे यूज में लाते हैं हम, ये जो हीट है मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या ऐसा लिखो आप, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑब्टेन्ड, कैसे मिलता है हमें ये इफेक्ट, इज ऑब्टेन्ड बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी into which energy, heat energy, electrical energy to heat energy। अब आप बोलोगे कि मैम आपने जो एग्जांपल दिया था कि मैं अपने दोस्त को रोक रहा हूँ, तो वहाँ पे हमारे अंदर तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं थी, तो हमारे अंदर से कौन सी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, तो वो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है वहाँ पे, और यहाँ पे क्योंकि हम वायर कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं इसीलिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिख रहे हैं। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे मिलेगा हमें, बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट होती है। हमने बोला है कि एनर्जी कभी भी कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है और कोई भी क्रिएट नहीं कर सकता है। एनर्जी सिर्फ अपना वन फॉर्म चेंज करती है टू दी अनदर फॉर्म। इसे कंजर्वेशन लॉ भी बोला जाता है। ठीक है, आगे चल के आपको और डिटेल में पढ़ने मिलेगा। तो अभी हम क्या बोल रहे हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमें कैसे मिल रहा है, बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। और ये कब होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा, ये द कन्वर्जन बोलो या कैसे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड, ऐसे लिख दो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी is converted to heat energy, कब होगा, हीट एनर्जी में कब कन्वर्ट हो रहा है, when current flows through the circuit, when current flows through the circuit लिखेंगे। बी प्रिसाइज, हमें कंसेप्ट बहुत अच्छे से पता है ना, जिसको ठीक से कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता वो सर्किट लिखता है। हमें पता है करंट फिलहाल कहाँ से फ्लो हो रहा है, वायर से, और कैसा वायर है वो, हाई रेजिस्टेंस वाला वायर है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू दी वायर। ठीक है, अब बात करते हैं कि वर्क डन, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझिए। ये थोड़ा हो गई किताबी लैंग्वेज, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझिए। क्या बोल सकते हैं हम कि करंट इज डूइंग वर्क, है ना, करंट काम कर रहा है ना, करंट इज डूइंग वर्क। क्यों काम कर रहा है वो, करंट इज डूइंग वर्क क्यों काम कर रहा है, टू कीप इटसेल्फ फ्लोइंग कंटिन्यूअसली। क्यों काम कर रहा है वो, क्योंकि उसको खुद को फ्लो करवाना है।
इसीलिए वो कंटिन्यू काम करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है। तो ये जो काम है, ये जो वर्क है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हम कहते हैं पावर। या आप आगे और डिटेल में पढ़ोगे, पावर क्या हो जाएगा आपका, जो वर्क है, वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब मैंने आपको बताया था विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका W/T, राइट। तो यहाँ पे ये पावर को P से डिनोट करेंगे। तो हमने पहले वर्क का फॉर्मूला पढ़ा था क्या, कुछ वर्क कहीं पे यूज हुआ था, याद करो, याद करो वो वोल्टेज, वो दिन जब हम वोल्टेज पढ़ा करते थे, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज मूव्ड, राइट। ये हमने पढ़ा था। तो इस पर से हम लिख सकते हैं W इज इक्वल्स टू V मल्टीप्लाइड बाय Q। अब ये बस यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे V मल्टीप्लाइड बाय Q बाय T। अब फिर से याद करो वो दिन जब हम करंट पढ़ा करते थे, Q बाय T क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो ये क्या हो गया VI। तो मतलब पावर कैसे पता कर सकते हो, VI से, ठीक है। अब ये ओम्स लॉ, और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओम्स लॉ क्या है हमारा, ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू I R, और यहाँ पे पावर क्या है, P इज इक्वल्स टू VI, ओके। सो अब बैक टू द हीट एनर्जी, हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे थे। तो वहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि करंट कंटिन्यूसली काम करते जा रहा है ताकि क्या हो सके, वो खुद को फ्लो करवा सके थ्रू दी वायर। तो अभी हमने वर्क का फॉर्मूला क्या देखा, V मल्टीप्लाइड बाय Q, राइट। बट ये सारा काम कौन कर रहा है, सारी स्टोरी किसकी है, करंट की स्टोरी है ना। तो ये तो करंट के साथ नाइंसाफी हो रही है कि करंट की स्टोरी और इसमें करंट ही नहीं दिख रहा है, अपनी पिक्चर में तो करंट ही नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, पिक्चर में हीरो की एंट्री करवाएंगे, मतलब करंट की एंट्री करवाएंगे। तो हम करंट का फॉर्मूला क्या पता है हमें, Q/T पता है। तो इसी को Q को हम I/T भी लिख सकते हैं, I मल्टीप्लाइड बाय T। और ओम्स लॉ से हमें क्या पता है, V इज इक्वल्स टू IR। तो क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल्स टू IR है, तो यहाँ पे रिप्लेस कर दो, ये वैल्यू यहाँ पे डाल दो, Q की वैल्यू भी यहाँ पे डाल दो, क्योंकि हमें पिक्चर में किसको लाना है, करंट को लाना है। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये V के बदले क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे, I मल्टीप्लाइड बाय R, और Q के बदले क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे, I मल्टीप्लाइड बाय T। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, ये क्या हमारा वर्क डन, कौन वर्क डन कर रहे हैं, किसकी वजह से वर्क डन हो रहा है, करंट की वजह से। इस फिलहाल इस कंसेप्ट का हीरो कौन है, करंट, इसीलिए हम वर्क डन भी किसका निकाल रहे हैं, करंट का। और किसके टर्म्स में निकाल रहे हैं, करंट के ही टर्म्स में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा I²RT, राइट। अब देखो वर्क डन, तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, जूल्स। जूल्स कौन था, जेम्स जूल्स, याद करो जेम्स जूल्स। जेम्स जूल्स ने सारा कंसेप्ट ढूंढ के निकाला है, ठीक है, वर्क का वगैरह। तो इसीलिए जूल्स भी यूज होता है। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक दूसरा नाम भी है जो जूल्स के नाम से फेमस है। तो आप वो नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और किस नाम से जाना जाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का निकनेम क्या है। जूल्स से रिलेटेड कुछ है, मैंने आपको हिंट भी दे दी है, ठीक है। तो आई होप आपको आंसर समझ में आएगा, आप कमेंट कर देना मुझे। अब वर्क डन I²RT मिला हमें, पर जब वर्क डन हो रहा है तभी तो हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो आइडियली मतलब इमेजिनरी हम ये मानते हैं कि जो करंट बहुत मेहनत कर रहा है वो पूरी की पूरी मेहनत किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में। बट इन रियल ये पॉसिबल नहीं होता। ये टिप मेरे तरफ से याद रखना कि प्रैक्टिकल वे में पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती है। पर बुक के हिसाब से हमेशा हम आइडियल सिचुएशन मतलब एक इमेजिनरी सपनों की दुनिया में जीते हैं, और बुक की सपनों की दुनिया के हिसाब से जितना वर्क डन है वो पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीट एनर्जी में। तो इसीलिए इस वर्क को हम किससे रिप्लेस करेंगे, हीट से। तो हीट दैट इज H। H का फॉर्मूला हमें क्या मिला, I²RT जूल्स, ओके। यूनिट वही रहेगा क्योंकि एक्चुअल में तो वो क्या है, वर्क है ना। सपनों की दुनिया में और रियल में एक चीज़ तो कॉमन रखनी पड़ेगी, जूल्स, क्योंकि वो एक्चुअल में क्या है, वर्क ही है, ये तो हमें पता है ना। तो उसकी बेसिक चीज़ हम चेंज नहीं कर सकते, उन्हें चेंज नहीं कर सकते। तो हीट का फॉर्मूला क्या मिल गया हमें, I²RT। तो अब मुझे हीट का फॉर्मूला अगर
H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी मिला, मतलब मैं इसमें से लिख सकती हूँ कि हीट जो है, हीट जनरेशन is directly proportional to resistance। क्योंकि देखो ये सारी चीजें क्या है, न्यूमरेटर में ही है ना, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये सारी की सारी चीजें न्यूमरेटर में है। और अगर न्यूमरेटर की कोई भी चीज इंक्रीज होगी तो लेफ्ट हैंड साइड वाली क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी, अगर न्यूमरेटर की कोई भी चीज डिक्रीज होगी तो लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज भी डिक्रीज होगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे H क्या है, R के साथ प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर रेजिस्टेंस डबल हो गया तो हीट भी, या इंक्रीज बोल दो, अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है मतलब हाई रेजिस्टेंस होता है, इंक्रीजेस और हाई रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा तो हमारा हीट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अगर आपको ज़्यादा चाहिए, हीट आपको ज़्यादा चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा वायर लेना पड़ेगा जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो। तो ऐसा वायर कब मिलेगा हमें, हमने ये पढ़ा था पिछले लेक्चर में, मैंने इसका नाम लिया था, फिर भी मैं आपको, आप याद करो तब तक मैं आगे का पढ़ाती हूँ और फिर आगे हम इसकी बात करेंगे कि कौन सा रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया है हमने, उसका प्रैक्टिकल भी देख लिया है कि प्रैक्टिकली वो हीटिंग इफेक्ट पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती है। अब देखते हैं कि इसके एप्लीकेशंस क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में ये सारे प्रिंसिपल पे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे चलने वाली चीज़ें कौन सी है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कौन सी है, अपनी आयरन है। आयरन भी देखो आप स्विच में लगा देते हो वो गर्म हो जाती है ना, तो आयरन भी किस में हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, गर्म, हॉटनेस, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। फिर दूसरा हमारा ओवन देखो, अगर आपने ओवन को ठीक से देखा होगा तो ओवन के ऊपर एक कॉइल, एक वायर लगी रहती है, जब ओवन शुरू रहता है ना तो उसके अंदर झाँक के देखना, ओवन के अंदर हाथ नहीं डालना है, ओवन का डोर लगा के, ओवन का डोर ट्रांसपेरेंट होता है ना, तो उसमें देखना एक कॉइल रेड हॉट हो जाती है, एकदम लाल लाल गर्म दिखती है, वो ओवन की कॉइल रहती है, वो गर्म करती है चीज़ों को। तो आपने ओवन का बटन ऑन किया और यहाँ से चीज़ें पकने लगी, किस एनर्जी की वजह से, हीट एनर्जी की वजह से, तो ओवन चलता है। साथ में हमारा टोस्टर भी उसी प्रिंसिपल पे चलता है, टोस्टर हो गया। फिर हमारी इलेक्ट्रिक केटल जो होती है चाय बनाने वाली, या पानी भी गर्म कर लेते कुछ लोग अपनी देसी स्टाइल में पानी भी गर्म कर लेते उसमें। फिर हमारे रूम हीटर्स, अब देखो इधर तो इतना रूम हीटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट कुछ जगह पे जहाँ पे बहुत ठंडी है वहाँ पे रूम हीटर्स इसी कंसेप्ट पे चलते हैं। रूम हीटर के बाद क्या आ जाएगा हमारा वाटर हीटर, पानी गर्म, वो देखिए मशीन, ऐसे मशीन रहती है, उसको कॉइल रहती है, बकेट में डाल के छोड़ देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर देते हैं, वो कॉइल की वजह से पानी गर्म हो जाता है और कभी कभी उसका शॉक भी लगता है, तो वो क्या हो गया, वो भी इसी कंसेप्ट पे चलता है। तो ये क्या है, वाटर हीटर। तो ये सारे एप्लीकेशंस प्रैक्टिकल हम रियल लाइफ में यूज़ करने वाली चीज़ें हैं इस इफेक्ट पे, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जैसे हमने बोला कि हाई रेजिस्टेंस अगर रहा, अगर हाई रेजिस्टेंस अगर है तो क्या रहेगा हमारा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, में शॉर्ट में लिख देती हूँ यहाँ पे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, HEEI, अपना हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या रहेगा, वो भी क्या, अच्छा करंट आई लिख दिया, वहाँ पे C चाहिए है ना, इनिशियल लेटर्स लिख रहे हैं ना, सिम्बल्स नहीं लिख रहे, ये आएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अब सही लिखा है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, कुछ ऐसा वायर चाहिए जिसका हाई रेजिस्टेंस रहेगा, और ऐसा किसका रहता है, अलॉय का रहता है। अलॉय में भी कौन सा, निक्रोम, ये मैंने बताया था 60 टाइम्स ज़्यादा रेजिस्टेंस, जब मैंने आपको रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी बताई थी नेचर ऑफ मटेरियल पे, तब बताया था कि कुछ मटेरियल का नेचर जो रहता है वो हाई रेजिस्टिव रहता है, कुछ का लो रेजिस्टिव रहता है। तो उसमें निक्रोम के बारे में बात हुई थी कि 60 टाइम्स इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है। तो ये मोस्टली ये सारे जो भी अभी हमने एप्लीकेशंस देखी है, जो भी अप्लायंसेस के नाम देखे हैं, उसमें कौन सी वायर लगी रहती है, निक्रोम वायर लगी रहती है।
फिर आपने आपका बल्ब तो देखा ही होगा कुछ इस तरीके से, देखो मान लो ये बल्ब है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने फिलामेंट देखा होगा। ये क्या होता है, ये भी इसी कंसेप्ट पे चलता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ही चलता है। देखो आपने बल्ब ऑन किया, ये जो फिलामेंट है ये गर्म हो जाता है, ठीक है, क्या होगा, गर्म होगा, और जैसे ये गर्म होगा ये क्या करेगा, एमिट्स लाइट, क्या करेगा, ये लाइट ऑन कर देगा। अब देखो एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि अगर ये गर्म हो रहा है तो ये जो फिलामेंट है ये पिघल क्यों नहीं जाता। कोई भी चीज़ को अगर आप गर्म करोगे तो पिघलती है ना, क्यों नहीं पिघलता ये, क्योंकि ये किससे बना रहता है, टंगस्टन से बना रहता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हाई है। मेल्टिंग पॉइंट कितना है इसका, 3380 डिग्री सेल्सियस, मतलब 3380 डिग्री सेल्सियस तक ये मेल्ट नहीं होगा ये वायर, ठीक है। इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी करंट प्रोड्यूस किया जाता है, ये उसको रोकने की कोशिश करता है, उस चक्कर में हो जाता है हीट, और हीट हो गया तो वो क्या कर देता है, लाइट एमिट कर देता है, मतलब लाइट को जनरेट कर देता है। तो बल्ब के जो फिलामेंट्स होते हैं मोस्टली वो टंगस्टन से बने रहते हैं, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 3380 डिग्री सेल्सियस। यह हुई बल्ब की बात। और अभी देखो एक फ्यूज भी रहता है, फ्यूज भी इसमें फ्यूज इज लाइक दिस, ये इस तरीके से एक टीन के इसमें वो फ्यूज बना रहता है, ठीक है, छोटा सा एक वायर रहता है, ये देखो ये एक वायर है, ये हमारा क्या है, फ्यूज है, ठीक है। तो ये वायर, ये फ्यूज कहाँ पे लगा रहता है, अपने बोर्ड पे लगा रहता है, जो इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड रहता है ना वहाँ पे लगा रहता है। क्या होता है कि इसका जो रेजिस्टेंस है थोड़ा ज़्यादा होता है कंपेयर टू बाकी चीज़ें जो घर में हैं। फ्यूज का रेजिस्टेंस क्या रहता है, थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा रहता है कंपेयर टू व्हाट, कंपेयर टू अदर अप्लायंसेस एट आवर होम, अप्लायंसेस एट आवर होम, मतलब घर में बाकी जो भी चीज़ें रहती है उससे इसका रेजिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा रखता है। ऐसा क्यों रखता है, क्योंकि अगर अचानक से मान लो कुछ खराबी हो गई, क्योंकि करंट आता है हमारे घर में तो कभी कभी फ्लक्चुएशन होता है ना, लाइट कभी कभी डिम रहती है, बरसात के दिनों में मोस्टली होता है। तो अगर करंट ज़्यादा आ गया, ठीक है, गलती से करंट ज़्यादा आ गया तो क्या होगा, सबसे पहले करंट ज़्यादा आया तो इसका रेजिस्टेंस हाई है, तो ये करंट को रोकने की कोशिश करेगा, ये जो फ्यूज़ है वो रोकने की कोशिश करेगा ना। वो क्या करेगा, ये काइंड ऑफ अपना एक सेफ्टी पर्पज, जैसे हमारे लिए आर्मी है ना, वहाँ पे बॉर्डर्स पे हम जाके लड़ नहीं सकते, अब दुश्मन सामने आएगा तो हम भी थोड़ा सा हाथ पैर चला ही लेंगे, बट हमसे ज़्यादा कौन अच्छे से लड़ लेगा, आर्मी वाले लड़ेंगे, क्योंकि वो प्रॉपर उसी चीज़ के लिए बने हैं। तो वो क्या करेंगे, अगर दुश्मन आता है, अगर सामने से दुश्मन आ रहा है, आपके बाजू में आपका दोस्त आर्मी वाला खड़ा है और आप खड़े हो, तो सबसे पहले उससे लड़ने कौन जाएगा, आर्मी वाला पर्सन जाएगा ना, क्योंकि उसको तो ट्रेनिंग मिली है, आपको तो पता भी नहीं कि गन कैसे चलाते हैं, तलवार कैसे चलाते हैं। तो इसीलिए वैसे ही सेम घर में जो भी अप्लायंसेस है उसका रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम है कंपेयर टू ये फ्यूज़ का, ये फ्यूज़ का रेजिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अगर ज़्यादा करंट आ गया तो सबसे पहले ये उसको रोकने की कोशिश करेगा, और ये उसको रोकने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, इसकी जो वायर है ना वो हीट हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी, और ये जब गर्म होगी ये क्या हो गई, बीच में से मेल्ट हो जाएंगी, बीच में से कहीं पे से भी मेल्ट हो गई। तो वायर कैसी हो गई हमारी, यहाँ पे देखो, अगर सपोज ये यहाँ से मेल्ट हो गई तो इस तरीके से, मतलब देखो यहाँ पे तो गैप आ गया है ना, यहाँ पे क्या आ गया, गैप आ गया, मतलब सर्किट याद करो, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, अगर पूरे सर्किट में कहीं पे गैप है, गैप यहाँ पे कहीं पे गैप है तो क्या करंट फ्लो होगा आगे, नहीं। अगर सर्किट ओपन सर्किट है, इसका मेल्ट हो जाना मतलब क्या हो जाता है, अपना सर्किट ओपन हो जाता है, मतलब घर में बाकी जो चीज़ें हैं उसमें करंट आना बंद हो जाता है। तो इस तरीके से आपके जो महंगे महंगे फ्रिज है, टीवी है, जो भी एसी वगैरह जो भी महंगे महंगे सामान है वो बच जाते हैं जब एक्सेस करंट, ज़्यादा करंट आ जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा मुसीबत कौन ले लेता है, आपका फ्यूज खुद के ऊपर ले लेता है, वो खुद मेल्ट हो जाता है
पर आपके घर के अप्लायंसेस को बचाता है। तो इसीलिए घर में फ्यूज़ होना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि फ्यूज़ होना इम्पोर्टेंट क्यों होता है, तो ये उसका वन ऑफ द रीज़न है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की पूरी स्टोरी, उसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस भी। अब एक काम करते हैं, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। न्यूमेरिकल्स भी तो आते हैं हमें, तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। न्यूमेरिकल हमें दिया गया है 100 joules ऑफ हीट आर प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड, मतलब यहाँ पे आपको टाइम भी दिया है, ईच सेकेंड मतलब हर एक सेकेंड में, ठीक है, ईच सेकेंड इन 4 ओम रेजिस्टेंस, 4 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 4 ओम से हमें 100 जूल्स भी दिया है, दैट इज हीट दिया है, एच की वैल्यू दी है। तो फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी रजिस्टर, ओके। तो मतलब हमें क्या पता करना है, हमें V की वैल्यू पता करनी है, हमें H की वैल्यू दी है 100 जूल्स दी है, रजिस्टर की वैल्यू दी है हमें 4 ओम्स दी है, और टाइम दिया है आपको 1 सेकेंड, और हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। तो देखो अगर हम हीट का फॉर्मूला देखें, हीट का फॉर्मूला क्या है, I² RT। तो हमें H की वैल्यू पता है, R की वैल्यू पता है, T की वैल्यू पता है, तो I की वैल्यू निकल जाएगी। तो H की देखो अगर मैं I के टर्म्स में लिखूँ तो I के टर्म्स में क्या आ जाएगा, I = H/RT अंडर रूट, है ना, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो अब बस वैल्यूज पुट कर दो, I की वैल्यू क्या है हमारे, I = √, H की वैल्यू 100 थी, R की वैल्यू कितनी थी हमारी 4 थी, और यहाँ पे टाइम कितना दिया था 1 सेकेंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √100/4। तो ये 4 तो बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा उसका 2 हो जाएगा, और 100 भी अगर आप इसे यहाँ के यहाँ सॉल्व कर लो, देखो 2 से कट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 के टेबल से कट कर रही हूँ, 2 2 = 4, यहाँ पे 50, यहाँ पे 1, यहाँ पे 25। अब देखो क्या आया हमारा √25, और √25 मतलब कितने हो जाएगा I की वैल्यू, रूट के बाहर निकलेगा तो वो 5 एम्पियर बन जाएगा। तो हमारी I की वैल्यू क्या आ गई 5 एम्पियर। तो बस हो गया हमारा सॉल्यूशन। नहीं, हमें एक्चुअल में क्या पूछा है, हमें वोल्टेज की वैल्यू पूछी है। तो बस अभी सिंपल है, ओम्स लॉ लगा दो। ओम्स लॉ क्या हो जाएगा हमारा, ओम्स लॉ क्या है, V = IR। तो V की वैल्यू पता करनी है, I की वैल्यू अभी जस्ट पता की, दैट इज 5, R की वैल्यू क्या है 4, तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 4 20 और यूनिट वोल्ट, ओके। सो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, तो हमने पता किया कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर कितना है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर इज 20 वोल्ट। कितना आंसर है हमारा 20 वोल्ट। सो ये हो गया एक न्यूमेरिकल हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ट। ऐसे बहुत से न्यूमेरिकल से आप सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। अगर आपको अदर देन दिस आप कोई एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, उसमें भी आपको कोई डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डाउट पूछ सकते हो, ओके। ऐसा नहीं है कि मैंने वो न्यूमेरिकल यहाँ पे लिया नहीं है। देखो इतने सारे न्यूमेरिकल्स है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू टेक ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल इन द सेशन। आप ऑफलाइन क्लासेस जाओ, ऑनलाइन क्लासेस जाओ, कोई भी टीचर सारे न्यूमेरिकल्स कवर नहीं कर पाता। सेल्फ स्टडी भी इम्पॉर्टेंट होती है, तो इसीलिए आप अगर इससे ज़्यादा भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो और वहाँ पे कहीं पे अटक जाते हो, आपको डाउट आ जाता है, तो आप वो डाउट्स भी मुझसे पूछ सकते हो। सो इसीलिए डू योर बेस्ट बट फॉरगेट दी रेस्ट। आप मेहनत करते रहो, बाकी चीज़ों के लिए हम हैं आपकी हेल्प करने के लिए, ओके। सो कीप स्माइलिंग एंड आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है एंड आपने एंजॉय भी किया है। एंजॉय करते करते पढ़ो ताकि ये सब इतना लेंदी भी नहीं लगेगा। देखो अगर आप ड्यूरेशन देख रहे होंगे 1 घंटे का, 59 मिनट्स का, ऐसा कैसे हो रहा है, तो अगर आप वीडियो एक बार एंजॉय करना शुरू करोगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वीडियो खत्म हो गया एंड आप ईगरली वेट करोगे नेक्स्ट वीडियो का, ओके। सो आई होप यू आर वेटिंग फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।